फिर ऐसी कहानी है कि राजा रतन सिंह जब अपने मेवाड़ में राज कर रहे थे, एक दिन उनके पास एक तोता आया। कौन आया? तोता। एक तोता आया और उस तोते ने आकर, रतन सिंह जी, यहां से 7 समंदर पार जैकलिन फर्नांडिस रहती है और आपको चलना चाहिए और देख लेना चाहिए एक बार मैटर थोड़ा सा। और रतन सिंह भी तोते के पीछे पीछे चले गए और कहते वहां जाके सिंहल द्वीप, कहते सिंहल द्वीप आज का श्रीलंका है। आज का क्या है? आज के श्रीलंका को उस टाइम सिंहल बोलते थे, सिंहल देश बोलते। वहां गए और वहां जाके पद्मिनी से मुलाकात की कोशिश की, पर अगली राजा की बेटी थी, ऐसे कैसे मिल लो आप जाके। कई दिन इधर उधर भटके, अंदर जाने का कोई तरीका उनको मिला नहीं। इतने में रुपए टक्के पैसे जो लेके गए थे वो खत्म हो गए। फिर रतन सिंह जी वहां जोगी बन गए। क्या बन गए? सन्यासी बन गए, जोगी बन गए वहां पर। एक दिन राजा गंधर्व सेन जो श्रीलंका के राजा थे, उन्होंने रतन सिंह को देखा और उन्होंने कहा, जेंटलमैन, बहुत अच्छे परिवार के मालूम होते हो, इस एकदम युवा अवस्था में तुमने सन्यास क्यों धारण किया? ऐसे क्या कारण रहे तुम्हारे जीवन में कि तुम सन्यासी बन गए? और रतन सिंह जी ने कहा, साहब भला तो हूं मैं मेवाड़ का राजा रतन सिंह, रावल रतन सिंह हूं मैं। अरे क्या बात करते हो, मेवाड़ रावल साहब? तो फिर ये जोग वोग धारण करके, सन्यास धारण करके किधर घूम रहे हो? क्या कारण है इसका? साहब कारण आपके महलों में मौजूद है। और मैं शायद इस चक्कर में इधर आ गया। श्रीलंका के राजा को पता चला कि साहब मेवाड़ का राजा खुद मेरी बेटी से ब्याह करने आया। श्रीलंका वालों क्या औकात की मना करे, इतना सा देश बापड़ा। हमारे देश का मैप लाते हैं तो उनका मैप फ्री आता है। साथ आ जाता है नीचे लटक के, अलग से लाने के और जाओ धन घड़ी धन भाग आप ले जाओ, 2-4 और चेत और भेजेंगे हम तो। आप और ब्याह करने हो तो बता देना, हम राजकुमारियों शादी करेंगे आप। और कहते रतन सिंह जी पद्मिनी से शादी करके वापस मेवाड़ पधारे, हंसी खुशी एकदम अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। रतन सिंह के दरबार में एक पंडित जी रहते, जिन पंडित जी का नाम था राघव चेतन। क्या नाम था? और ऐसा कहा जाता कि एक दिन पंडित जी ने पद्मिनी को देख लिया। रानी पद्मिनी बेहद सुंदर थे, पंडित जी गिर गए नीचे। और रतन सिंह ने कहा, पंडित जी ऐसी खोटी नीयत आपकी, और आज के बाद मुझे दिख गए ना चित्तौड़ गया, मैं टांगे तोड़ दूंगा आपकी। और पंडित जी को निकाल दिया वहां से। पंडित जी कहां जाए भाई, तो दुश्मन का दुश्मन अच्छा दोस्त होता है। उन दिनों चित्तौड़ वालों की दिल्ली वालों से बनती नहीं थी, और दिल्ली में सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। कौन सुल्तान था? और ये किसके पास चले गए? अलाउद्दीन। योग्य विद्वान लोगों की हर जगह कद्र होती है। अलाउद्दीन ने कहा, आओ पंडित जी आगे, पहले बैठो भाई, सीट खाली करो पंडित जी की। पंडित जी को आगे आगे बिठाया, पूछा पंडित जी और क्या समाचार है, क्या हालचाल? पंडित जी का मजे है मेरे। तू बता सुल्तान तेरे क्या चल रहा है? सुल्तान का मेरे खुद के मजे हैं, मैं पूरे हिंदुस्तान का सुल्तान हूं। पंडित जी ने कहा, भोला है रे तू, तेरे क्या मजे हैं? मजे रतन सिंह जी के हैं। उसने बढ़ा चढ़ा के बात बताई, क्यों पानी पिए तो यहां से दिखता है। तो पद्मिनी की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन को कोई बताता है तो कौन बताता है? और कहते हैं साहब अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। चित्तौड़ का किला बहुत मजबूत किला था, जल्दी से किले में घुसना संभव। कई महीनों के घेरे के बाद उसके समझ आ गई कि पार अपनी नहीं पड़े, तो उसने रतन सिंह के पास संधि का प्रस्ताव भेजा कि राहुल रतन सिंह, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं संधि करना चाहता हूं, एक बार पद्मिनी को देखना चाहता हूं। कहते हैं कि अलाउद्दीन को खाने पर बुलाया गया और पद्मिनी कहीं ऊपर खड़े हुए, इधर सामने एक दर्पण लगा हुआ था, उस दर्पण में उनकी फोटो मिरर इमेज बन रही थी। नीचे एक तालाब था, उस तालाब में उनका रिफ्लेक्शन आ रहा था और उस रिफ्लेक्शन को दिखाया गया। तालाब में जो छाया बन रही थी वो दिखाई गई कि पानी में छाया देख ले। अलाउद्दीन ने वो ही देखेगा, थैंक यू भाई। अलाउद्दीन बाद में खाना वाना खाने के बाद रतन सिंह जी छोड़ने के लिए नीचे तक गए, भाई मेहमान आया हुआ छोड़ने के लिए जाओ। उनको लगा भाई संधि तो ही गई, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अलाउद्दीन जैसे नीचे पहुंचा, अलाउद्दीन घाघ आदमी था, उसमें कमीनापन जगीरा की तरह कूट कूट के बराबर, और उसने जाते ही गिरफ्तार कर लिया रतन सिंह को और कहा जब तक पद्मिनी नहीं आएगी तब तक रतन सिंह को रिहा नहीं किया। पद्मिनी के पास समाचार पहुंचे। पद्मिनी जितनी सुंदर थी उतनी बुद्धिमान महिला थी, और पद्मिनी के भाई थे जिनका नाम था गोरा। क्या नाम था? और एक भतीजा था जिसका नाम था बादल। क्या नाम था? तो उन दोनों चाचा भतीजा को बुलाया, गौरा और बादल को, और उनको बुला कहा कि भाई अब राखी के बंधन के फर्ज को निभाने का समय आ गया। एक प्लानिंग तैयार की इन लोगों ने, और प्लानिंग तैयार करके अलाउद्दीन के पास मैसेज किया कि रानी पद्मिनी तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है, तुम्हें रतन सिंह को छोड़ना पड़ेगा।
लेकिन रानी पद्मिनी जब आएगी तो उनके साथ उनकी नौकरानियां और आएगी, 700 नौकरानियां। कितनी नौकरानियां? पूरा लवाजमा है, पूरा लवाजमा आएगा। अलाउद्दीन ने कहा कोई नहीं, आप मिला देंगे, रतन सिंह को छोड़ देंगे, पद्मिनी को भेजा जाए। कहते पद्मिनी अपने 700 पालकियों बैठ के, पालकी समझते हो, पहले रानियां पालकियों में बैठ के जाती, तो आगे आगे सबसे आगे पद्मिनी की पालकी, पीछे 700 पालकियां और चलाई गई। एक पालकी को उठाने के लिए 6 आदमी। कितने आदमी होते? 4 तो सीधे चलेंगे, 2 तो चेंज होते रहते भाई, 2 जैसे कंधे दर्द करेंगे 2 नेक्स्ट लग जाओ, फिर 2 नेक्स्ट लग जाओ। तो एक पालकी के लिए कितने आदमी? 6। वो सारे के सारे सैनिक, का पालकी उठाने वाले भी सारे कौन होने चाहिए? अपने तो सैनिक। अब 700 में 6 बोलिए तो 4200। 700 पालकियों में पद्मिनी वाली पालकी को छोड़ के बाकी सब में सैनिक, तो 700 वो तो कितने? 5000 हो गए, 4900 लोग हो गए। और वहां आगे आगे वाली पालकी में पद्मिनी कैंप के पास पहुंचा अलाउद्दीन के, और कहा भाई पद्मिनी लास्ट बार रतन सिंह जी से मिलना चाहती। अलाउद्दीन का मिला दो भाई, रतन सिंह उस कैंप में गिरफ्तार है। वहां मिलाने के लिए लेके गए, पद्मिनी ने जाके देखा वहां 3-4 बॉडीगार्ड खड़े हैं, रतन सिंह जी को जेल में डाल रखा है वहां पर। पद्मिनी जितनी सुंदर थी, जितनी बुद्धिमान थी, उतनी वीर थी, वो उन 4-5 बॉडीगार्ड्स को मार देती है। रतन सिंह को वहां से निकाल के घोड़े पर रवाना होकर चित्तौड़ वापस निकल जाती है। अलाउद्दीन को जब तक पता चला इस बात का कि पद्मिनी तो गई, वो गई, साथ में रतन सिंह, और उन्होंने कहा कि वापस पीछा करो, पीछा करो। तो गोरा बादल अपनी सेना लेके तैयार खड़े थे, पालकियों से उतर उतर के सारी सेना उतर गई। उन्होंने अलाउद्दीन की सेना को रोकने का प्रयास किया। अलाउद्दीन की सेना बड़ी थी, वो रोकते रोकते पीछे की तरफ हट रहे थे। गोरा उस लड़ाई में काम आता है। बादल अपने बाकी साथियों को लेकर अंदर घुस जाता है। किले के दरवाजे फिर बंद कर दिए गए, पर अब अलाउद्दीन भयंकर ढंग से गुस्से में आया, खार खा गया। 8 महीने का घेरा डालता है। कितने महीने का? 8 महीने के घेरे के बाद चित्तौड़ के किले का पानी समाप्त हो जाता है, चित्तौड़ के किले का अनाज समाप्त हो जाता है। अंदर बैठे लोगों ने कहा कि भूखे प्यासे मरेंगे, इससे अच्छा आप 2-2 हाथ करके मरा जाए, अब कम से कम लड़के मरा जाए, अब दुश्मन को अधिकाधिक नुकसान पहुंचा के मरा जाए, अब दुश्मन को बताया जाए कि उसने किससे पंगा लिया, और अपने अब साका करेंगे। क्या करेंगे? ये चित्तौड़ का पहला साका था। कौन सा साका था? साके में 2 चीज होती है, एक होती है जौहर और एक क्या होता है? रानी पद्मिनी तो क्या कर लेती है? जौहर। और रतन सिंह जी क्या कर लेते हैं? कहते अलाउद्दीन किले के अंदर घुसा, और अलाउद्दीन किले के अंदर घुसा तो उसने देखा किले में कुछ ही नहीं, किले में राख राख उड़ रही है चारों तरफ। और अलाउद्दीन को लगा यार इतना तो मेरा नुकसान हो गया, कितने फौजी मर गए, ये मेवाड़ वाले सारे मरे, पर मेरे भी फौज काट गए खूब सारी। और अलाउद्दीन को गुस्सा आया हुआ था ही, उस गुस्से में अलाउद्दीन क्या करे, तो एकदम निर्ही पब्लिक, चित्तौड़ के किले में जनता बैठी थी जिसका युद्ध से कोई भी लेना देना नहीं था। आप कभी चित्तौड़ का किला देखने जाएंगे तो आप देखेंगे कि चित्तौड़ का किला एक लिविंग फोर्ट है। कैसा फोर्ट है? जिसके अंदर जनता रहा करती थी कि भाई कल को बड़ा हमला हो तो राजा और उसकी सेना तो किले के अंदर बैठी है, जनता तो बाहर है ना, तो कल को क्या पता जिसने बाहर गहरा डाला है वो जनता को बंधक बना ले और कहे कि साहब जब तक राजा निकल के बाहर नहीं आएगा तब तक मैं सारी जनता को मार दूंगा। और राजा का पहला कर्तव्य तो क्या है? जनता की ध्यान रखना है। तो जब भी युद्ध का बड़ी आशंका होती पूरी जनता को किले के अंदर शिफ्ट कर लिया करते। इसलिए कभी आप चित्तौड़ का किला देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें खेती होती है, बड़े बड़े पानी के टैंक है, वाटर कुंड बने हुए बहुत बड़े, 84 तालाब बने हुए थे चित्तौड़ के किले के अंदर। तो चित्तौड़ के किले में लगभग जनसंख्या रहती 30,000। कितनी जनसंख्या रहती? उसके आसपास में 30,000 जनसंख्या रहा करती। अलाउद्दीन खिलजी उन 30,000 के 30,000 को कटवा देता है। सबके सब लोग कत्लेआम मचाया था, गर्दनें काट काट कर उसने दीवारें चुनवाई थी। तो 30,000 लोगों को मार के चला गया। ये घटना 1303 में हुई। कब हुई घटना? 1303 की घटना। एक राइटर हुए मलिक मोहम्मद जायसी। कौन राइटर में? क्या नाम है राइटर का? मलिक मोहम्मद जायसी। यूपी में एक जगह पड़ती है जौनपुर। कौन सी जगह? जौनपुर। कहां पे पड़ता है? अयोध्या के आसपास। अयोध्या के आसपास का जो इलाका ना इसको बोलते हैं अवध। क्या बोलते हैं? इसलिए यहां की जो भाषा है वो हो गई अवधी भाषा। कौन सी होगी? इस अवधी भाषा में इन्होंने एक बुक लिखी पद्मिनी पर, जिस बुक का नाम है पद्मावत। जिस बुक का नाम क्या है? पद्मावत नाम की बुक लिखी 1540 में। कब बुक लिखी गई? 1540 में। किसने लिखी? जो कि कहां का रहने वाला है? जौनपुर। कहां का है? जौनपुर। जौनपुर में उसने कौन सी भाषा में बुक लिखी? कौन सी बुक लिखी? कब लिखी? अवधी भाषा पढ़ी है कभी आपने? हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा आता है, वो अवधी भाषा में है। हनुमान चालीसा कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। अवधी भाषा वही है। उसी हनुमान चालीसा वाली जैसी भाषा के अंदर कौन सी किताब है? बस लोचा यही है। जैसे मैंने बताया था कि पृथ्वीराज रासो हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं रखती है, पृथ्वीराज रासो साहित्य की बुक है, कवि की लिखी हुई एक बुक है। वैसे वैसे पद्मावत हिंदी लिटरेचर की बहुत अच्छी बुक हो जाएगी।
अवधि भाषा की बहुत अच्छी बुक हो जाएगी, लेकिन हिस्ट्री नहीं है इसमें। वैसे भी घटना है 1303 की। कब की घटना है? लिखी कब गई? इसलिए कई हेरफेर हो जाते हैं। इसलिए पद्मिनी वाली जो पूरी कहानी जो मैंने अभी आपको सुनाई, ये पूरी इसकी मलिक मोहम्मद जायसी की क्रिएट की हुई है। और इस कहानी में गजब के लूप होल है कि कोई थोड़ा सा भी दिमाग लगा ले इसके अंदर तो वो देखेगा। रतन सिंह जी ने राज कितने साल किया? एक। 1302 से 1300। कहानी कहती है 7 साल तो जोगी बन के घूमे। कोई थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा ले तो वो पाए इस बात को कि यार तोते कब बताते हैं आके। और एक राजा इतना बावड़ा था कि तोते ने कहा कि चल, ढंग की व्यवस्था है थोड़ी, फिर तो आप ही तोता पाल लो। क्या पता कभी आपको ही आके कहे कि भाई 2 गली छोड़ के। मैंने देखा है, जीव सोरा हो जाएगा एक बार। इवनिंग वॉक में चल के तो देख, आप ही चल लो यार। बात कवियों के लिए कहा जाता है कि जहां ना पहुंचे रवि, कविताएं कल्पना करती है। कविताओं में क्या होती है? कल्पना, इमेजिनेशन। कवि इमेजिनेशन करता है, इमेजिनेशन के सहारे चीजें आगे बढ़ाता है, उसमें हिस्ट्री नहीं होती है। हमने ऐसी कहानियों को सुन सुन के, ये कांच के अंदर देखा, श्रीलंका गया, वहां से लेके आया, ये सब कहानियां गढ़ ली। इनका इतिहास से कोई भी लेना देना। और फिर मेरे तो ये भी नहीं समझ में आया, उस किताब में लिखा हुआ कि वो सिंघल देश की राजकुमारी थी। कौन से देश की? बाद में अपने इतिहासकारों ने कहा कि सिंघल मतलब सिंहल, सिंहल मतलब श्रीलंका। तो ये तो तुक्का है ना। सिंघल मतलब सिंहल, मतलब तो और कुछ भी हो सकता है, फिर तो तीसरा मतलब भी हो सकता है। और सिंहल का मतलब क्या निकाल लिया आपने? और उसके आधार पे आपने कहना शुरू कर दिया कि पद्मिनी कहां की राजकुमारी थी। फिर मुझे बड़ा अजीब लगता है कि यार एक तरफ तो आप कहते हो कि वो श्रीलंका की राजकुमारी थी, फिर दूसरी तरफ कहते हो कि बहुत ज्यादा सुंदर थी। इतना कॉन्ट्राडिक्शन आपकी बात। आप कहते हो साहब नख लागया लोही आवे, कि उसके नाखून लग जाता तो भी क्या आ जाया करता था? खून आ जाता। फिर श्रीलंका की राजकुमारी बता देती हो। अपने को राजस्थान की बुक ही ढंग से पढ़ लेता, राजस्थान के 4 अनपढ़ लोगों से भी कोई बात कर लेता इतिहासकार, तो राजस्थान का बूढ़ा ठाडा अनपढ़ आदमी बता देता कि पद्मिनी पुगल की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? बीकानेर में अपने एक जगह पड़ती है पुगल। और अपने आज भी गांव में कोई लड़का थोड़ी यूं ज्यादा नखरे दिखाए कि मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा, वो तो पतली नहीं है, वो लंबी नहीं है, तो घर वाले कह देते हैं अरे देख लेंगे, चुपचाप शादी कर ले, वरना हम देख लेंगे कौन सी पुगल की पद्मणी आएगी। मतलब पद्मणी तो आज भी कहां की बताई जाती है? आज भी सुंदर लड़कियों के लिए इस मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता है कि पुगल की पद्मणी है। तो पद्मणियां तो अभी तक भी कहां की मानी जाती है? कोई राजस्थान के किसी छोटे मोटे आदमी से जो इतिहास का थोड़ा बहुत भी कह के जानता हो, वो उसको दोहे सुना देता कि पुगल गडरी पद्मणी तू रानी सिर मोड़, जैसलमेर जलम लियो न परणी गढ़ चित्तौड़। पुगल गडरी पद्मणी, हे पुगलगढ़ की पद्मिनी तू रानी सिरमोड़, तू सभी रानियों में क्या है? सिरमौर। जैसलमेर जलम लियो, उस समय पुगल कौन सी रियासत का अधीन आया करता था? परनीगढ़ चित्तौड़। और कौन सी रियासत में तेरी शादी हुई है जाके? दोहा साफ साफ बता रहा है कि वो पुगल की राजकुमारी है। पुगल बीकानेर में ठेठ पाकिस्तान बॉर्डर पे जगह पड़ती है। मलिक मोहम्मद जायसी यूपी का था, वहां तक कहानी का पुगल पहुंचते पहुंचते सिंगल हो गया। तो उसने सिंगल लिखा, इतिहासकार और आगे बढ़ गए और उन्होंने सिंगल का बनाया सिंहल, और सिंहल का क्या बना दिया? इन कहानियों के अंदर इतिहास नहीं है। आई बात समझ में? तो पद्मावत जो है वो हिंदी लिटरेचर की अच्छी बुक हो सकती है, अवधि साहित्य की बहुत अच्छी बुक हो सकती है, इतिहासकार उसका दूर दूर तक कोई भी लेना देना। तो पृथ्वीराज रासोमेर पद्मावत में ये लोचे हैं। और अपने जितने भी मूवी बनती है उनको कहने को ये कहते हैं कि जो मूवी हमने बनाई है ये ऐतिहासिक मूवी है। कैसी मूवी है? फिर उनको पूछेगा इतिहास की कौन सी किताब के आधार पर आपने बनाई, तो वो कहते पृथ्वीराज रासो। वो बाद में कहेंगे पद्मावत। तो यार ये इतिहास की बुक नहीं है, ये तो साहित्य की बुक है। तो तुम ये लिख दो कि कवि की कल्पना के आधार पर हमने एक मूवी बनाई है, फिर उसमें इतिहास का नाम मत दो। तुम उसका प्रमोशन इस रूप में करते हो कि इतिहास की मूवी है, फिर उसमें कोई ना कोई डाउट करेगा साहब इतिहास में घटना ही नहीं हुई, इस प्रकार की चीज नहीं हुई, तो तुम दिखा कैसे सकते हो?
तो अपने को, और फिर वो एक बात कहने को सब ये कहेंगे ऐतिहासिक मूवी, ऐतिहासिक मूवी, ऐतिहासिक मूवी, और फिर मूवी शुरू होने से पहले लाइनें आएगी लिखी हुई, हमारी इस फिल्म का इतिहास के साथ कोई लेना देना। यदि इतिहास के वर्तमान के किसी भी व्यक्ति से इसका किसी भी प्रकार से संबंध पाया जाता तो उसे केवल और केवल संयोग मात्र या कोइंसिडेंस समझा जाए। तो यार तुम प्रचार कर रहे थे 2 महीने से, तब तुमने कहा था ऐतिहासिक मूवी है, आज सरेआम हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। मूवी शुरू होने से पहले तुमने क्लियर कर दिया कि हमारा इतिहास का लेना देना नहीं है। तो ये इसलिए बातें आने लग जाती है बाद में। तो ये जो पद्मिनी वाली कहानी है कौन सी किताब के आधार पर क्रिएट कर दी गई? पद्मावत। पद्मावत कब लिखी गई? 1540। किसने लिखी? कौन सी भाषा के अंदर लिखी? अपने पढ़ रहे हैं बार बार कि दिल्ली से गुजरात यदि जाओगे तो रास्ते में मेवाड़ ये सब आएंगे। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर अटैक किया। कहां पर अटैक किया? स्वाभाविक सी बात है कि जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से गुजरात जाएगा तो रास्ते में क्या आएगा? आपके मेवाड़। इन दिनों में मेवाड़ में राजा हुआ करता समर सिंह। मेवाड़ का राजा कौन है? रतन सिंह के पिताजी समर सिंह, जिनके बारे में हम एक जगह पढ़ चुके हैं। रणथंभौर का हमीर चित्तौड़ के समर सिंह को हराता है, पढ़ा था हमने। ये समर सिंह रतन सिंह के पिताजी है और ये अपने यहाँ मेवाड़ के राजा। देख लो, हमीर, अलाउद्दीन, समर सिंह, ये समकालीन है जो है सारे, एक ही टाइम में तो है उस टाइम में। तो इधर आपके समर सिंह जी बैठे हुए। अब यदि अलाउद्दीन को मेवाड़ क्रॉस करना पड़ेगा तो समर सिंह से पूछना पड़ेगा कि भाई मैं आपके राज्य से जा रहा हूं। तो उसने समर सिंह से पूछा, भाई समर सिंह जी मुझे गुजरात जाना है, रास्ते के अंदर मुझे मेवाड़ के अंदर से जाने का रास्ता दिया जाए। मैंने बताया था कि जालोर वालों ने अलाउद्दीन को जाने का रास्ता, तो जालोर तो छोटा स्टेट था तो साइड में से होकर निकल गया, पर मेवाड़ तो बड़ा स्टेट है, साइड में होकर किधर जाओगे? मेवाड़ तो बीच में आएगा कहीं ना कहीं। तो उसने समर सिंह से कहा भाई मुझे जाने का रास्ता। तो समर सिंह ने तो नाथी का बाड़ा तो है नहीं कि तेरे जहां मर्जी भी निकल जाए, जहां मर्जी भी वहां पर आ जाए, तू हम नहीं जाने देंगे। अलाउद्दीन ने कहा मैं आपको तो तंग ही नहीं करूंगा, मैं तो गुजरात जाऊंगा, लूटपाट मचाऊंगा और वापस चला जाऊंगा, मेरा आपके क्या लेना देना है इसके अंदर? और फिर कैसे जानो दोगे? कोई हिसाब किताब है तो वो बता दो। तो हम टैक्स लेंगे तेरे से। क्या लेंगे? टैक्स दे, टोल टैक्स। रास्ते का टोल टैक्स लगता है तो हमें टोल टैक्स दे, आगे जा। अलाउद्दीन ने कहा सर स्टाफ, मैं राजा आप राजा, इतना तो चलाओ यार थोड़ा बहुत। उन्होंने नहीं कोई स्टाफ नहीं, पहले टैक्स जमा करवा, फास्टैग भी नहीं लगा हुआ तेरे, तो पहले जमा करवा बाद में आगे की तरफ जाना। अलाउद्दीन ने कहा मैं अब तो टैक्स दे जाऊंगा, मेरे को जरूरत है गुजरात जाने की, वापस आते टाइम आपकी गिरा आएगी, बाद में आपकी दिक्कत हो जाएगी। का बाद में देखेंगे, एक बार तू दे के जा। तो मेवाड़ के कौन से राजा ने उससे टैक्स ले लिया था? किसे ले लिया था? समर से। जब अलाउद्दीन कहां जा रहा था? अलाउद्दीन तो फिर भी इस बात को भूल भाल जाता बेचारा, वो तो चुपचाप अपने दिल्ली चला गया था, उसके तो क्या पता ये बात याद भी नहीं रहती, लेकिन जनता थोड़ी जीने दे। अब अलाउद्दीन अपने दरबार में बैठ के कभी कहे कि मैं हिंदुस्तान का सुल्तान हूं और सब डरते हैं मेरे से, तो आसपास में जो मंत्री बैठे रहते, आगे आगे मंत्री बैठे रहते, वो एक दूसरे के कोणियां मार मार के हंसते, देख क्या बात कर रहा है अलाउद्दीन, किस बात की हंसी आ रही है तुम्हें? कि नहीं नहीं सर कोई पुरानी बात याद आ गई थी। कौन सी बात? नहीं नहीं हमारी कोई बात थी, आपकी बात नहीं। नहीं मुझे बताओ कौन सी बात? कि सर वो टैक्स होता ना, एक टोल टैक्स। अलाउद्दीन के लिए नाक का सवाल बन गया था, अलाउद्दीन के लिए प्रेस्टीज पॉइंट था कि अब यदि चित्तौड़ नहीं जीता तो दिल्ली में आते जाते टाबर भी उसके पीछे से आवाज निकाल के चले जाते थे, ओए टोल टैक्स है। तो अलाउद्दीन को लगता है सबको पता और चल गया, अब तो अपने को जीतना ही पड़ेगा। यदि कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के कारण बताइए, प्लीज पहले ऊपर वाले 5 लिखना, जगह बच जाए तो छठा लिखना, नहीं बचे तो नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फर्क। हालांकि मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा आप सबसे पहले ये लिखोगे, क्योंकि आपके दिमाग में ऊपर वाले आते ही नहीं है। सबसे पहले जो कारण आता है वो कारण क्या आता है? पद्मिनी। क्योंकि कहानियां इतनी जल्दी अंदर बैठती है कि जैसे क्वेश्चन आता है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उसके कारण बताइए। स्टूडेंट लगता अरे इतना इजी पूछ लिया, फिर उसको लगता है कारण तुम भूल ही गया, क्या कारण था? फिर उसके कारण ले दे के कौन याद आता है? पद्मिनी। फिर वो वैसे लिखता है, पद्मिनी बहुत सुंदर महिला थी, सुंदर महिला के लिए तो आक्रमण करना ही पड़ता है, यदि सुंदर नहीं होती तो आक्रमण कौन करता? सुंदर थी इसलिए आक्रमण करना पड़ा, इसलिए 1303 में अलाउद्दीन ने पद्मिनी की सुंदरता के लिए आक्रमण किया। यदि पद्मिनी की सुंदरता नहीं होती तो शायद अलाउद्दीन का आक्रमण नहीं होता। इतने में 50 शब्द कंप्लीट हो जाते हैं। ढंग की बात होती है वो उसके दिमाग में भी नहीं आती। कोई जो ढंग की बात लिख देता है वो पास हो जाता है, और जो ये लिख के आता है वो बाद में फेल हो जाता है। तो स्टूडेंट कहता है मैंने सर आंसर तो लिखा था, मैं तो पूरी लाइनें भर के आया था। अरे लाइनें तू खाली सुंदरता टपका के आया, जो कारण थे वो कारण तो तू लिख के आया नहीं था। तो कारण याद रहेंगे? ऊपर वाले 5 कारण पढ़ो एक बार। कारण वही है जो अब तक हम पढ़ते हैं, घिसे पीटी चीजें वो क्यों